Hello everyone, welcome back and in this lecture we are going to discuss about question number 15. So 15-16 आपके लिए होमवर्क ही है, लेकिन जो बेस चीज़ है इसकी ये हम डिस्कस करेंगे। मतलब मैं आधा क्वेश्चन आया मेन क्वेश्चन, जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का वो सॉल्व करके दे दूंगा, और जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी वो आप इजीली निकाल सकते हैं, तो वो पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। दिस इज रिलेटेड टू द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट ये बोलता है कि अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की है तो उसके लिए डिस्काउंटिंग रेट भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट कम रिस्की है तो उसका डिस्काउंटिंग रेट भी कम होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली ध्यान देंगे। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। सो निकालना तो अल्टीमेटली एनपीवी ही है, तो एक चीज दिमाग में रखोगे, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। लेकिन ध्यान देने वाली चीज ये है कि रिस्क एडजस्टेड जो लिखा है वो क्या होता है। अब आपको 3 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट जेड। तीनों में कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है भैया? प्रोजेक्ट एक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2,10,000, फिर 1,20,000, फिर 1,00,000। उसके बाद में प्रोजेक्ट की लाइफ तीनों की सेम है, 5 साल। तो ये एक अच्छी चीज है। हर साल कैश इनफ्लो होगा 70,000 का, 42,000 का या 30,000 का, जो भी प्रोजेक्ट आप चूज करते हैं उसके हिसाब से। एनुअल वर्ड पे फोकस करिएगा। ये 1 साल का नहीं, ये हर साल का है, 5 साल तक। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दिया हुआ है 1.2, 0.8 और 0.4। इसका मतलब क्या है सर? रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। हर 1 रुपए के रिटर्न के लिए कितना रिस्क कौन से प्रोजेक्ट में उठाना पड़ रहा है। तो आप अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट एक्स में ज्यादा रिस्क उठाना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट जेड, जो सबसे कम रिस्की है हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से। कंपनी सिलेक्ट करती है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज फॉलोज। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है सर? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क। एक तरह से रिस्क मेजर करने का तरीका है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और इसके भरोसे हमारा जो डिस्काउंटिंग रेट है वो डिसाइड होता है, क्वेश्चन ने ये बोला है। सो अगर आप ध्यान दोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का पहला कॉलम दिया हुआ है। ये पहला कॉलम आपको बताता है कि प्रोजेक्ट का रिस्क कितना है, उसके हिसाब से आरएडीआर कितना है, ये आपको दे दिया गया यहाँ पे डायरेक्टली। तो हमारे पास में 3 रिस्क थे, रिस्क फैक्टर है हमारे पास में 3, वो है 1.2, 0.8 और 0.4। सो 1.2 है प्रोजेक्ट एक्स का, दिस इज वाई का, दिस इज जेड का। तो 1.2 मतलब ज्यादा रिस्की है तो रेट भी ज्यादा, फिर कम रिस्की तो कम रेट, और कम रिस्की तो कम रेट। यानी कि 16%, 14% एंड 12% आर द आरएडीआर फॉर दिस प्रोजेक्ट। यानी कि अब क्या पता चल गया सर कि आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर पता चल गया। अब उनके, क्योंकि एन्युटी है, एनुअल कैश फ्लो है, तो ये एन्युटी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कैश इनफ्लो को, तीनों। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से कैश आउटफ्लो हर एक का माइनस कर दो और बैलेंस आपका एनपीवी। मुझे लिखने की ज़रूरत है अब नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया, तो ये चीज़ आप अपने घर पे करेंगे। अब बात करता हूँ सेकंड, मतलब 16th नंबर के क्वेश्चन को, जो अगेन आपके लिए होमवर्क है और जो अगेन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट पे बेस्ड है। अब ये भी क्वेश्चन बोलता है कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट पहले निकालो और उसके बाद आप एनपीवी निकालो। तो एनपीवी निकालने का तरीका फिर से वही हो गया, ध्यान देंगे इस वाले क्वेश्चन पे। न्यू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग 3 प्रोजेक्ट्स P1, P2 एंड P3। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। P1 के लिए 15 लाख का इन्वेस्टमेंट, P2 के लिए 11 लाख का इन्वेस्टमेंट और P3 के लिए 19 लाख का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट इनफ्लोज, यानी कि कॉस्ट इनफ्लोज ना, थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन करिए। ये जो इनफ्लोज है ये आएंगे नेक्स्ट वाले लाइन में, यहाँ पे, यहाँ से हटा दो। तो पहला वाला जो रो है वो सिर्फ इनफ्लो का है, ऐसे करो उसको, वो सिर्फ कॉस्ट का है, ठीक है। और फिर इनफ्लोज चालू होंगे ईयर 1, 2, 3, 4 से। सो हमारा खर्चा लग रहा है 15 लाख का, 11 लाख का और 19 लाख का 3 प्रोजेक्ट में। उसके बाद हर साल के कैश फ्लोज आपको दिए हुए हैं और यहाँ दिया हुआ है रिस्क इंडेक्स क्या है। रिस्क इंडेक्स मतलब
प्रोजेक्ट कितना रिस्की है। सो अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो 1.80 इज द हाईएस्ट रिस्की मतलब प्रोजेक्ट इन दिस कैटेगरी एंड 0.60 इज द लोवेस्ट रिस्क। पिछले क्वेश्चन में ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था, इस क्वेश्चन में रिस्क इंडेक्स है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपको टेबल दिया हुआ था, यहाँ पे आपको कोई टेबल नहीं दिया हुआ जिसमें से आप रेट निकाल सकते हो, लेकिन नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज 15%। तो फर्म का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% एंड द अप्लीकेबल रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज RF 10%। ये आपको दो चीजें दे दी। अब आपको याद होगा तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट निकालने का एक तरीका मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था, उसमें एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था। उस फॉर्मूले की मदद से तीनों प्रोजेक्ट के 3 डिस्काउंटिंग रेट हम निकालेंगे और ये मैं आपको निकाल के दूंगा। उसके बाद एनपीवी निकालना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, जो आप घर पे करेंगे। सो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 16। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के लिए मैंने बोला था कि एक तो होता है रिस्क फ्री रेट और एक तो होता है रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम को मैंने कैसे लिखा था सर? रिस्क इंडेक्स इन ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस रिस्क फ्री रेट। इस फॉर्मूले में आपको डालना है। सो RADR फॉर प्रोजेक्ट ए, क्या है प्रोजेक्ट का नाम हमारे? P1 P2 P3। P1 के लिए 10% रिस्क फ्री रेट, रिस्क इंडेक्स कितना है? 1.80। सो 1.80 हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जो फर्म का मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15%, फर्म के रिस्क को ध्यान में रखते हुए, और -10। 5, 8 ये आता है आपका। ऐसे ही आप P2 लोगे, ऐसे ही आप P3 लोगे। बहुत सारी चीज़ें तो सेम है सब में, 1.8, 1 और 0.60। और अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हर फॉर्मूले में फिगर सारी सेम है, सिर्फ एक फिगर बदलती है, वो है रिस्क इंडेक्स की। जैसे जैसे रिस्क कम होगा या बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिस्काउंटिंग रेट बदलता जाएगा। एक चीज़ कॉमन रहेगी कि रिस्क ज़्यादा तो डिस्काउंटिंग रेट भी ज़्यादा लगेगा। दैट्स 19%, दिस इज गोइंग टू बी 15% and this is going to be 13%. सो ये 3 RADR आपके पास में आ गए तीनों प्रोजेक्ट को डिस्काउंटिंग करने के लिए। इस RADR की मदद से, इस डिस्काउंटिंग रेट की मदद से एन्युटी फैक्टर निकालो या आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लो, टेबल में पूरा टेबल बनाओ, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एंड देन एनपीवी, सीधा सीधा तो आपकी एनपीवी आ जाएगी तीनों की और आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में सिर्फ एक आ सकता है, पहला डाउट, सर क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमारे फर्म का मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 15% है, यानी कम से कम 15% तो डिस्काउंटिंग रेट होना ही चाहिए। लेकिन आपने जो कैलकुलेशन की है उसमें आखिरी वाले प्रोजेक्ट का जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 13 आ रहा है, तो क्या हम वहाँ पे 15 यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन ने तो क्लियरली बोला 15% मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। अब ध्यान दो, क्वेश्चन ने भले ही बोला होगा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन आपने ये चीज़ भी पढ़नी है कि सर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज़ 15%। मतलब ये जो 15% है ये फर्म के लिए है और फर्म का हमने रिस्क माना है 1। इसका मतलब अगर फर्म से ज़्यादा रिस्की है अगर प्रोजेक्ट जो है हमारा फर्म से ज़्यादा रिस्की है तो रेट भी हायर होगा, 1 से 15 से ज़्यादा होगा। अगर फर्म से प्रोजेक्ट कम रिस्की है तो सीधी सी बात बनती है, मेरा फर्म का रिस्क कितना है तो 15% मांग रहा हूँ, लेकिन इससे कम रिस्की प्रोजेक्ट है, एवरेज प्रोजेक्ट से
मेरा जो प्रोजेक्ट फर्म के रिस्क से कम है तो फर्म के रेट से कम रेट लगेगा। सो यहाँ पे रेट भी जो है आपका लोअर रहेगा देन 15%। तो ये बात सही है, जो 15% है वो फर्म के लिए, प्रोजेक्ट के लिए तो सब बदल जाएगा। ज़्यादा रिस्क है ज़्यादा रेट, कम रेट रिस्क है कम रेट, और लॉजिकल भी है सर। 15% मिनिमम इज फॉर द फर्म्स रिस्क, और उसी को बेसिस बनाया जब आपने यहाँ पे हर जगह ब्रैकेट में 15 15 15 लिखा। आपने 15 को 1 रिस्क माना तो बताया कि चलो 1.80 के लिए कितना, मतलब 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है 1 का रिस्क उठाने के लिए। 10 तो वैसे ही फ्री में मिल रहा था बिना रिस्क के, तो फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया यानी 1 का रिस्क उठाया, 0 से 1 का रिस्क उठाया तो 5% एक्स्ट्रा मिला। तो 1.80 का रिस्क उठाने के लिए कितना प्रीमियम मिलेगा, 1 का रिस्क उठाने के लिए कितना प्रीमियम मिलेगा। देखो अब हमने बोला कि फर्म का रिस्क 1 और हमने बोला कि इस प्रोजेक्ट का भी रिस्क इंडेक्स 1 है, तो फर्म का जितना रिटर्न आ रहा था रिक्वायर्ड उतना ही इसका आंसर आया 15%। आई बात समझ में? तो ये तीनों रेट सेम रहेंगे 19, 15 और 13, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आपके मन से वो डाउट हटा दो कि 13 की जगह भी 15 लिखना है, नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। सो दिस इज द डिस्काउंटिंग रेट, और बाकी आप ये 16th वाला होमवर्क में ही रखेंगे। अब आपको सिर्फ एनपीवी निकालनी है। पिछला वाला क्वेश्चन इससे ज़्यादा ईजी था, कैलकुलेशन में टाइम सेविंग था क्योंकि उसमें एन्युटी दी थी। अब यहाँ पे एन्युटी सिर्फ पहले प्रोजेक्ट में है, बाकी के 2 प्रोजेक्ट में आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, और टोटल करोगे तो एनपीवी आएगी। तो ये चीज़ आप अपना होमवर्क में लेंगे क्योंकि दिस इज़ अगेन ईजी थिंग। हम 2 चैप्टर से ये करते आए हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करो कि मैंने ये चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत है। अगर एनपीवी कैसे निकाला जाता है ये समझाने की ज़रूरत है तो आपको वापस से चैप्टर 7 शुरू करने की ज़रूरत है, ये समझ जाए, तो ताकि हमको भी पता चले ना कि सर अब हम कहाँ पे खड़े हैं। अभी यहाँ पे भी एनपीवी की दिक्कत है तो कहीं ना कहीं मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा, ये मान लीजिए, क्योंकि अननेसेसरी आप आगे बढ़ते जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच पे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच पे, और इस पे हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। करना कुछ नहीं है, ये पूछ रहे हैं विच प्रोजेक्ट इज बेस्ट। आपको 8% का रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 340 का और 330 का। क्या करना है सर, डिस्काउंटिंग करनी है आपको। कैसे करेंगे, एक टेबल बनाएंगे आप, ठीक है, ध्यान दो, टेबल बनाएंगे। मैं 2 प्रोजेक्ट दिए ना आपको, मैं एक प्रोजेक्ट का अंदाज़ा बता रहा हूँ। ईयर लो, 3 साल का है तो 0, 1, 2, 3 आएगा। क्या अनसर्टन कैश फ्लोज आएंगे क्योंकि सर्टनटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो है। सर्टनटी इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अनसर्टन कैश फ्लोज लो तो ये आउटफ्लो आएगा, और तीनों कैश फ्लो लिख लो यहाँ पे। फिर सी कोएफिशिएंट लिखो, 0 पॉइंट का तो 1 ही होता है, फिर तीनों सी कोएफिशिएंट लिखोगे तो फिर सर्टन कैश फ्लोज आएगी। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे रिस्क फ्री रेट पे, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और ये एनपीवी आ जाएगी। ऐसे ही दूसरे प्रोजेक्ट के लिए करोगे। दोनों में से जो भी एनपीवी ज़्यादा होगी वो प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, एक्सेप्टेड। पहले का आंसर आपका आ गया। दूसरा क्या है ये ध्यान दो, इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड इज यूज्ड। अगर हम RADR मेथड यूज करते, अभी हमने कौन सी मेथड यूज की सर, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट वाली मेथड यूज की। लेकिन अगर RADR इस क्वेश्चन में यूज किया जाता तो कौन से प्रोजेक्ट को वुड बी एनालाइज्ड विद अ हायर रेट, ज्यादा रेट से डिस्काउंटिंग करते। 2 प्रोजेक्ट में दे रहा हूं आपको, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई। कौन से प्रोजेक्ट को ज्यादा रेट से डिस्काउंटिंग करते सर, RADR वाला कॉन्सेप्ट बोलता है कि उस प्रोजेक्ट को ज्यादा रेट से डिस्काउंटिंग करो जिस प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है। क्वेश्चन ने बोल रहा है कौन से प्रोजेक्ट को ज्यादा रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे, आंसर ये है उस प्रोजेक्ट को जिसमें रिस्क ज्यादा है। अब यहां पे कैसे पता चलेगा रिस्क ज्यादा है, क्वेश्चन में तो ऐसे कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, मैं ऐसे तो पता ही नहीं लगा सकता कि रिस्क किसमें ज्यादा है। आप पता लगा सकते हो, ध्यान देना। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करो ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। दिस इज रफ वर्किंग। मान लो अगले साल मेरी कैश फ्लो होगी 10,000। अब मैं बोलता हूं कि इसके चांसेस, यानी सी कोएफिशिएंट है मेरा 0.80। इसका मतलब मेरे को लगता है 80% लगता है कि यार 10,000 तो कैश फ्लो हो ही जाएगी। लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरी कैश फ्लो 10,000 होने के चांसेस या सी कोएफिशिएंट 0.50 है, यानी कि अब मेरे को लगता है कि सिर्फ 50% चांसेस ऐसे है कि मेरी कैश फ्लो 10,000 होगी, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो
कि कब आपका ये सी कोएफिशिएंट ऊपर नीचे होता है। ज्यादा सी कोएफिशिएंट का मतलब सर्टेनिटी ज्यादा है, उसके होने के चांसेस ज्यादा है। उसके होने के चांसेस कब ज्यादा होते हैं, जब आपको लगता है कि यार हो ही जाएगा। रिस्क जब कम होता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं उस कैश फ्लो के होने के। लेकिन रिस्क जब ज्यादा होता है तो उस चीज के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाय बेच के, सॉरी चाय बेचने वाला एग्जाम्पल छोड़ दो। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि एकदम से वन मोमेंट में आपको ये क्लिक हो जाए कि सी कोएफिशिएंट का फ़र्क क्या पड़ता है, मतलब क्या होता है। हाँ, देखो, आप घर से कार लेके निकलते हैं, आपको 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, ठीक है। आप 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, प्लेन रास्ता एकदम एक्सप्रेस हाईवे ईस्टर्न, या आप 60 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चला रहे हो। क्वेश्चन ये है, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के चांसेस बताओ। इस स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के चांसेस कितने, और 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के चांसेस कितने। पहली बात तो क्योंकि स्पीड अलग अलग है, क्या आप बोल सकते हो सेम चांसेस है डेस्टिनेशन पे पहुंचा जाएगा? नहीं। आपको ये पता है कि अगर स्पीड कम रही तो चांसेस ज़्यादा है कि ये बंदा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, जो भी सिटी में ये जाना चाहता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ 95, यानी कि 95% प्रोबेबिलिटी है सर कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये बंदा निकलेगा यहाँ से तो अपने मुकाम तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अगर गाड़ी चलाता है तो इसके अपने मुकाम पे पहुँचने के चांसेस कम हो जाते हैं। आई बात समझ में आपको? ये है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट 0.70 और 0.95। आप बताओ रिस्क कहाँ ज़्यादा है? रिस्क वहाँ ज़्यादा है जहाँ पे सी कोएफिशिएंट कम है। जहाँ रिस्क ज़्यादा आ गया वहाँ आपकी सर्टेनिटी उस चीज़ को होने की करने की कम हो जाती है। तो कम सर्टेनिटी मतलब रिस्क ज़्यादा। अब यहाँ पे आओ, अब आप बताओ कौन से प्रोजेक्ट की सर्टेनिटी कोएफिशिएंट कम है, क्योंकि आपको पता लगाना है रिस्क ज़्यादा कहाँ पे है। क्यों आपको ये पता लगाना है? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन से प्रोजेक्ट को हाई रेट पे डिस्काउंटिंग करूंगा। आरएडीआर वाला कॉन्सेप्ट बोलता है उस प्रोजेक्ट को हाई रेट पे डिस्काउंटिंग करूंगा जिसका रिस्क ज्यादा है, ठीक है। और किसका रिस्क ज्यादा है? जिसका सी कोएफिशिएंट कम है। और किसका सी कोएफिशिएंट कम है? प्रोजेक्ट एक्स का सी कोएफिशिएंट कम है। पहले साल का क्या सी कोएफिशिएंट 0.9 है, यहाँ 0.8 है, कम है। 0.8 है, यहाँ 0.7 है, 0.7 है, यहाँ 0.5 है। हर साल का सी कोएफिशिएंट प्रोजेक्ट वाई का ज़्यादा है जबकि प्रोजेक्ट एक्स का कम है, मतलब रिस्क प्रोजेक्ट एक्स में ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा रिस्की हुआ, तो इसको ज़्यादा रेट पे डिस्काउंटिंग करेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा, आपके मन में डाउट आएगा, सर अगर ऐसा नहीं दिया होता और मिक्स रहता कि कभी इसका ज़्यादा कभी इसका ज़्यादा कभी इसका ज़्यादा कभी इसका ज़्यादा, तब हम कौन सा डिसीजन लेते? बहुत ही सिंपल। और 4 साल होते सर, 3 साल नहीं, 4 साल होते, तब हम कौन सा डिसीजन लेते? बहुत ही सिंपल, चारों कोएफिशिएंट को टोटल कर लो, इसके चार को टोटल कर लो। टोटल में आप काउंटिंग कर लो किसका ज़्यादा किसका कम है। जिसका कम है सी कोएफिशिएंट वो ज़्यादा रिस्की ठहराएगा थेरोटिकली, या तो एवरेज आउट कर लो, जिसका कम है वो ज़्यादा रिस्की। सिंपल, सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं कि 1 by 1 देखते जाएं, टोटल करके भी देख सकते हो, इसी का ही कम आएगा एक्स का इस वाले क्वेश्चन में। तो ये हो गया। अगर आप लिखना चाहे तो मैं 2-3 चीज़ें लिखा देता हूँ अपने ही इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 2, ठीक है।
क्या लिखा सर? जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर आप चाहते हो तो ये सेकंड वाले पार्ट का आप आंसर निकाल लो, फर्स्ट वाला तो ईजी है, मैंने आपको बता दिया। मतलब ये लिख लो, 2 मिनट देता हूँ, आप ये चीज़ लिख लेंगे, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 ही है ना, देखने दो। हाँ 18 रहेगा इसके बाद। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो आपका हो गया। अब 18 क्वेश्चन नंबर आपके लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस पे बेस्ड है। सेंसिटिविटी एनालिसिस का ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन आई थिंक इस पे देख चुके हैं। एक तो मैंने उस कॉन्सेप्ट के टाइम पे बताया था, एक बीच में भी हमने देखा, और इसके बाद और जो 19 से लेके 2-3 क्वेश्चन है वो भी सेंसिटिविटी पे ही बेस्ड है। तो 18 वाला आप होमवर्क ले लेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19,
XYZ Limited is considering a project for which the following estimates are available. Initial cost of the outlay is 10 lakh rupees. Selling price per unit is 60. Cost per unit is 40. सेल्स वॉल्यूम आपको 20,000 पहले साल का, दूसरे साल का 30,000 और तीसरे साल का भी 30,000 आपको दिया हुआ है. डिस्काउंटिंग रेट है 10% पर एनम. यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन रिलेशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स. आपको 5 पैरामीटर दिए और बोले कि बताओ सर सेंसिटिविटी कितनी है. अब अभी तक आपने जो सेंसिटिविटी के क्वेश्चन देखे सर, उस केस में आपको ये परसेंटेज दिया हुआ था कि कितना परसेंट अगर हमने चेंज किया. किसी केस में 2.5% था, किसी केस में 10% था. तो एडवर्सली अपन ने उतना परसेंट चेंज करके देखा कि एनपीवी कितनी चेंज होती है. लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम वैसा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है. आपको करना क्या है, फिर आपको करना यह है कि इन फैक्टर में सेंसिटिविटी निकालेंगे कितनी है. जो भी एनपीवी आएगा वो एनपीवी निकालो सबसे पहले तो, और फिर पता लगाओ कि कितना परसेंट इस फैक्टर को चेंज करते हैं तो एनपीवी 0 आ जाती है. तो हम मान के चलेंगे कि एनपीवी 0 लाने के लिए इस फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी और कितनी दी हुई है क्वेश्चन में. दोनों का डिफरेंस विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ दैट फैक्टर. तो धीरे धीरे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले कभी भी सेंसिटिविटी में आप एनपीवी निकाल लो, ये बहुत ही सही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 18. एक सेकंड. ध्यान दो, एनपीवी निकालते हैं. ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू 0, 1, 2, 3. आउटफ्लो अगर आप देखोगे तो 10 लाख का दिया हुआ है. डिस्काउंटिंग रेट कितना, 10% बोला है उन्होंने. तो पहले साल 0 टाइम का तो 1 ही होता है किसी भी केस में. अब पहले साल का कैसे निकालोगे आप इनफ्लो, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना. यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक सेलिंग प्राइस दिया और एक कॉस्ट दिया. तो 60 माइनस 40 अगर आप करोगे तो 20 हो गया, और उसके बाद यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो 20,000, 30,000 और 30,000. सो अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 20 इंटू 20 है 4 लाख, 6 लाख, और ये भी 6 लाख. वैसे ही कैलकुलेट करना जैसे मैंने ऊपर में लिखा है, ठीक है. फैक्टर्स 10% से 0.909, 0.826 और 0.751 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 36,36,00. 9 इंटू 4 इज 36, दैट्स वाई 495,600. 450,600. थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे. सबसे पहले तो इसको मैं इधर था सरका लेता हूँ. एनपीवी यहाँ पे आ जाएगा आपका 36,36,00 प्लस 495,600 प्लस 450,600. क्या बात है, माइनस 10 लाख, दैट्स 309,800. दिस इज योर एनपीवी जो आ गई है. करना क्या है सर, सेंसिटिविटी निकालनी है हर फैक्टर की, जो पांचों फैक्टर आपको दिए हैं. मतलब ऐसा सेलिंग प्राइस निकालो जिससे एनपीवी 0 आ जाए.
और फिर पता लगाओ कि कितना सेंसिटिव है। मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर समझा दूंगा आपको। सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो लेट x बी द सेलिंग प्राइस at which NPV is 0. So therefore NPV is equal to NPV 0 is equal to सेलिंग प्राइस कितनी ली आपने, x लिया है, तो x माइनस 40 पहले साल के लिए, x माइनस 40 इंटू 20,000 इंटू 0.909 इक्वेशन में लिखूँ तो मैं, ठीक है, प्लस x माइनस 40 इंटू 30,000 इंटू 0.826 प्लस x माइनस 40 इंटू 30,000 इंटू 0.751। ये 3 बार क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हर साल कैश फ्लोज बदल रही है आपकी। पहले 20,000 यूनिट बेचे, फिर 30 बेचे, फिर 30 बेचे। ये आ गया पूरा कैश इनफ्लो, माइनस टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, डिप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है, और कुछ खर्चे नहीं है, और अब से बचा इन्वेस्टमेंट जो कि है 10 लाख का, ठीक है। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि x माइनस 40 कॉमन निकाला जा सकता है सब में से, ठीक है। x माइनस 40 कॉमन सब में से निकाला जा सकता है, तो अगला आंसर आपका आएगा x माइनस 40 इन ब्रैकेट 20,000 इंटू 0.909 इज 18,18,0 प्लस 30,000 इंटू 0.826 दैट्स 24,780 प्लस 30,000 इंटू 0.751 दैट्स 22,530, और ये माइनस आ गया 10 लाख। बाकी सारी चीज़ें आपने कॉमन रखी और एनपीवी आना चाहिए 0। अब 10 लाख को आप इधर लेके जाओ, आखिरी से 10 लाख को अगर इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव बनने के बाद में ये फैक्टर है पूरा का पूरा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 10 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय आएगा। अब ब्रैकेट में जो चीज़ है वो ले लो, 18180 प्लस 24,780 प्लस 22,530, सो दैट 65,490। तो ये ऐसा आएगा x माइनस 40 65,490। अगर आप इसको प्रॉपरली और सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आएगा, अब x इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 65,490 प्लस 40, सो x शुड बी 55.27। सही है। अगर आपकी इतनी सेलिंग प्राइस होती, यानी कि 60 रुपए के जगह 55.27 होती, तो आपका जो एनपीवी है वो 0 आता। सो देयरफॉर सेंसिटिविटी इज इक्वल टू चेंज इन बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। सो चेंज कितना आया सर हमारे बेस वैल्यू में, 60 तो बेस वैल्यू थी, 60 माइनस 55.27 होगा, इंटू 100 ले सकते हैं हम परसेंटेज निकालने के लिए। सो दैट्स 4.73 divided by 60 into 100, so that's 7.88%। सेलिंग प्राइस में सेंसिटिविटी आ गई आपकी, मतलब आपकी सेलिंग प्राइस अगर 7.88% से, कितनी है अभी 60, इसमें से 7.88% माइनस कर दो तो आता है 55.272। अगर आपकी सेलिंग प्राइस 7.88% से गिर जाती तो आपकी एनपीवी 0 आ जाएगी। यानी कि मान लो अगर आपकी सेलिंग प्राइस 8% गिर गई तो एनपीवी निगेटिव आएगी, बोल सकता हूं मैं, क्योंकि 7.88 पे ही 0 है, उससे थोड़ा बढ़ा तो एनपीवी और 0 के नीचे जाएगी, यानी कि निगेटिव हो जाएगी।
तो 8% का चेंज अगर आया सेलिंग प्राइस में तो क्या एनपीवी निगेटिव हो जाएगी? यस सर। तो क्या आपका डिसीजन बदल सकता है? यस सर। निगेटिव एनपीवी पे हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि 60 रुपये में वो प्रोडक्ट मैं अगले साल से बेचूंगा है, तीनों साल में, अगर उसमें हर साल ऑन एन एवरेज 8% की गिरावट आई सेलिंग प्राइस में, तो मेरा जो आज पॉजिटिव एनपीवी देख के लिया गया डिसीजन है 309800, ये जो डिसीजन है वो गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव एनपीवी आ जाएगी 8% से सेलिंग प्राइस गिरने पे। सो दिस इज द चेंज इन सेलिंग प्राइस विच विल इम्पैक्ट माई डिसीजन। सो सेलिंग प्राइस इज 7.88% सेंसिटिव। ठीक है। अब ये हो गया एक। दूसरा, सेलिंग प्राइस के बाद में दूसरा जो क्वेश्चन ने दिया है हमको निकालने के लिए, वो है यूनिट की कॉस्ट। यूनिट की कॉस्ट यानी कि ये जो 40 रुपए है वो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। अब लेट एक्स बी द वेरिएबल कॉस्ट एट विच एनपीवी बिकम्स 0। अभी वेरिएबल कॉस्ट है 40। वेरिएबल कॉस्ट एडवर्सली अफेक्ट होनी चाहिए, यानी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो हमको नुकसान है। ठीक है। सो आप एक्स लो, और ऐसे ही इस पूरे इक्वेशन में सेलिंग प्राइस की जगह आपने एक्स रखा था 60, अब 40 की जगह एक्स रखो और आंसर निकालो। ठीक है। तो आपका आंसर आएगा, और वो आंसर क्या रहेगा ये मैं शॉर्टकट तरीके से निकाल के दे सकता हूं आपको। सेंसिटिविटी इन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन बेस डिवाइडेड बाय बेस। बेस वैल्यू वेरिएबल कॉस्ट की 40 है, यूनिट कॉस्ट की। अब आपका जो चेंज आएगा वो होगा 4.73 इंटू 100, तो सेंसिटिविटी आएगी आपकी 11.83%। खत्म। इतना बड़ा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ x और -40 जो है इसी में है फेर बदल कर रहे हो, बाकी सारा इक्वेशन सेम है। यानी कि सेलिंग प्राइस में जो चेंज था 4.73 का, जो आप देख सकते हो रेड लाइन के ऊपर वाली इक्वेशन में, 4.73 का सेलिंग प्राइस गिरने से एनपीवी 0 आई थी, उतना ही 4.73 यूनिट कॉस्ट बढ़ने से सेलिंग प्राइस आपकी एनपीवी आपकी 0 आएगी। सो मैंने डायरेक्ट 4.73 ले लिया। यहाँ पे आप निकाल के देखो, आपका इक्वेशन भी वही आएगा। अगर आप क्रॉस चेक करना जरूरी है, आप निकाल के देखो। सो एक बार अगले क्वेश्चन से क्या करना, सेलिंग प्राइस अगर निकाल ली तो वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली लिख सकते हो। क्रॉस चेक जरूर करके देखो, 11.83% से गिरा के देखो तो पता चलेगा आपको। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, चलो मैं आपको निकाल के भी देता हूँ एक बार। अभी हमारी 40 प्लस 4.73 यानी कि 44.73 अगर वेरिएबल कॉस्ट हो गई तो सेलिंग प्राइस कितनी है 60, तो 60 में से माइनस कर देंगे, यानी कि अब हमारे पास में कंट्रीब्यूशन कितना बचा 15.27। ठीक है सर, 15.27 बचा। आओ टेबल में रखें, 15.27 इंटू 20,000 यूनिट्स, तो ये आ गया 3,05,400। 15.27 इंटू 30,000 यूनिट 458,100, या फिर आप यहाँ पे रखो सीधा सीधा इस वाले इक्वेशन में। चलो आपको अगर लंबा कैलकुलेशन करना है तो आप वैसे कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 15.27 इंटू 20,000 यूनिट्स इंटू 0.909, सो दैट विल गिव यू 277,609। तो यहाँ वैल्यू आएगी 277,609। उसके बाद में 15.27 इंटू 30,000 इंटू 0.826, सो दैट्स 378,391। फिर 15.27 इंटू 30,000 इंटू 0.751, सो दैट्स 344,033 करो टोटल, प्लस 378,391 प्लस 277,609 कितना आया 10,33,000 रुपये। इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, 10 लाख कितना आया 33 रुपये, एज गुड एज जीरो। सर 33 रुपये तो डिफरेंस आ रहा है, आप कैसे बोल रहे हो एनपीवी निगेटिव आ सकती है, जीरो आ रही है।
राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि आपने ये राउंड ऑफ किया था 15.27 जो है राउंडेड ऑफ फिगर है, इतना तो आएगा। ये इट इज़ एज गुड एज ज़ीरो, तो हम इसको ज़ीरो ही मानेंगे। आ गया आपका आंसर, ये मैं मिटा देता हूँ। आगे बढ़े, ध्यान देना। वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल सकते हो। अगर सेलिंग प्राइस नहीं निकाली होती ना, सेलिंग प्राइस में इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं किया होता, तो वेरिएबल कॉस्ट में पूरा लंबा करना पड़ता। थर्ड, अब तीसरा आपसे जो पूछा जा रहा है वो है सेल्स वॉल्यूम, और यहाँ है कुछ सीखने वाली बात। सेल्स वॉल्यूम, अब मैं आपको इसमें दो तरीके बताऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आप 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। ध्यान दो, अब सेल्स वॉल्यूम लेना है आपको, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा सर? अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि सर ऐसा कौन से तरीका है जिससे, मतलब ऐसा कौन सा सेल्स वॉल्यूम होना चाहिए जिससे एनपीवी ज़ीरो आ जाए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ये बताता हूँ। सॉल्व कैसे करोगे? सेलिंग प्राइस में जब सेंसिटिविटी निकाल रहे थे तो 60 रुपये की सेलिंग प्राइस थी, तीनों साल सेम थी, तो एक्स ले लिया। 40 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट था, तीनों साल वेरिएबल कॉस्ट सेम था, ले लिया एक्स। यहाँ क्या लोगे? तीनों साल में एक्स तो नहीं ले सकते, क्योंकि 20,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स एंड 30,000 यूनिट्स है, तो दिक्कत हो गई आपको अब। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आपको तीनों साल का सेल्स वॉल्यूम अलग अलग निकालना पड़ेगा कि तीनों साल में क्या सेल्स वॉल्यूम होना चाहिए हमारा जिससे एनपीवी ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, इसमें से दूसरा तरीका बहुत आसान रहेगा। पहला, लेट एक्स बी द सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, अब एक्स लेके काम नहीं बनेगा। अब रेशियो, करंट रेशियो ले लो। अभी जो करंट रेशियो है सेल्स वॉल्यूम का, वो अगर आप ध्यान दोगे तो वो कुछ इस तरह से है। 20,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स और 30,000 यूनिट्स। देयरफॉर द रेशियो विल बी, जो रेशियो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 2x, 3x, 3x, 20, 30, 30। मतलब हम क्या कर रहे हैं सर? रेशियो सेम रख रहे हैं। अभी भी वॉल्यूम सेम नहीं रखा हमने, रेशियो सेम रखा ताकि हमारा आंसर वैसा आए। ठीक है, एनपीवी ज़ीरो लेना। देयरफॉर एनपीवी इज इक्वल टू 60 माइनस 40, 20 का कंट्रीब्यूशन है आपका, इंटू 2x वॉल्यूम इंटू 0.909 प्रेजेंट वैल्यू, प्लस 20 इंटू 3x इंटू 0.826, प्लस 20 इंटू 3x इंटू 0.751, माइनस 10 लाख। ये तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अब आपको इसको सॉल्व करना है सर, सॉल्व तो करना पड़ेगा। ये आना चाहिए ज़ीरो। देखो अब तो इजी है कैलकुलेशन। 0.909 इंटू 2 इंटू 20, so that's 36.36x plus 0.826 into 3 into 20, 49.56x plus 0.751 into 3 into 20, that's 45.0x,
06x, और ये 10,000 को सर हम ले लेते हैं दूसरे साइड में, तो पॉजिटिव आ गया। सो x इज इक्वल टू तीनों का टोटल 45.06, 49.56, plus 36.36, that's 130.98. So आप देखोगे तो x आता है आपका 7635, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स आप आधे तो नहीं बेच सकते, तो या तो 34 लो या तो 35 लो, तो 5 के ज़्यादा साइड में 0.75 आ रहा है, इसलिए तो हमने 7635 ले लिया। अब देखो तीनों साल की सेंसिटिविटी अलग अलग, मतलब हम निकाल के देखेंगे और फिर मैं आपको फाइनल आंसर दूंगा इसका एक, ठीक है। ईयर 1 2 3, करंट अभी वॉल्यूम कितना है, न्यू वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ठीक है, एंड परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, यही निकालते हैं ना हम, बेस वैल्यू चेंज इन बेस वैल्यू। सो करंट में तो सर 20,000 है, 30,000 है और 30,000 है, लेकिन नया कितना होना चाहिए 2x, यानी कि 2 इंटू 7635, मानते हो आप? 2 इंटू 7635, पहले साल का 2x था, तो ये आ गया 15,270, फिर है 3x, 3 इंटू 7635, ये आता है 22,905, और आखिरी में भी 22,905 ही आएगा क्योंकि वो भी 3x है। परसेंटेज चेंज निकालो, 20,000 माइनस 15,270 divided by 15,270, that will give you around 30.98% का चेंज आया। फिर इधर देखो 30,000 माइनस 22,905 डिवाइडेड बाय 22,905 कितना आ रहा है 30.98% का चेंज। वापस 30, वो तो सेम ही आएगा फिर ये भी 30.98% का चेंज। सेंसिटिविटी इन सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम में जो सेंसिटिविटी आ रही है दैट इज 30.98%। खत्म, सब में सेम आ रही है 30.98%। से अगर सर मेरा सेल्स वॉल्यूम गिर गया तो एनपीवी जीरो आ जाएगी, ये मतलब होता है इसका 30.98% से। सर ये आप दो तरीके बोल रहे थे, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, इसमें इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में सेल्स वॉल्यूम अलग अलग हो तो आंसर कैसे निकाला जाता है, एक तो मैंने बता दिया, ये रेशियो सेम करके ले लो, एक्स ले लो और फिर ये सब कैलकुलेशन करो। ऑल्टरनेटिवली sensitivity in sales volume is equal to present value of ध्यान देना, एक चीज समझो बात को, जो सेकंड कॉलम है जिसके अंदर सेल्स वॉल्यूम का इंपैक्ट आ रहा है, जो 20,000 30,000 30,000 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ कर रहे हैं सर, यहाँ कर रहे हैं ना, इस वाले कॉलम में कर रहे हैं। यहाँ इतना कम होना चाहिए कि यहाँ भी कम हो जाए। अब 20,000 इसमें है, 30,000 इसमें है, 30,000 इसमें है, इतना तो समझ में आ रहा है। आपकी इन तीनों कैश फ्लो को, प्रेजेंट वैल्यू को इतना कम करना है कि इन तीनों का टोटल, ध्यान देंगे, इन तीनों का टोटल कितना आना चाहिए सर 10 लाख आना चाहिए। तो 10 लाख पॉजिटिव आएगा तीनों का टोटल और 10 लाख निगेटिव आएगा, ये तो हो जाएगा जीरो। आई बात समझ में? यानी एक चीज तो समझ में आ रही सर, सेल्स वॉल्यूम को छोड़ो, इन तीनों का टोटल अभी जितना भी होगा वो 10 लाख पे आ जाना चाहिए। सो ध्यान देना,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अभी जो टोटल है अगर आप लगा के देखोगे तो वो आएगा 13,09,800। अभी अगर टोटल है वो देखोगे तो 13,09,800 है। वो कितने पे आना चाहिए सर? 10 लाख पे आना चाहिए। तो इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? जितना एनपीवी है वो माइनस कर दो। कितना है? 3,09,800 है। इन तीनों में से 13,09,800 में से तीनों में से टोटल मिला के 3,09,800 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 10 लाख। तो आ गया जीरो। करो करके देखो। यानी कि मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है 13 लाख की, इसमें कितना कम होना चाहिए? 3,09,800। सो 3,09,800 न्यूमरेटर में चेंज इन द बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू 13,09,800 इंटू 100 23.65%। हाँ अब देखो कहीं ना कहीं मैंने कैलकुलेशन में गलत किया है। अगर यहाँ 23.65 है तो यहाँ भी 23.65 आना चाहिए। अब अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है तभी वो 30 आ रहा है यहाँ पे। चेक करता हूँ मैं एक बार वापस से। 2x 3x 3x तो हमने सही लिया था। 22 20 इंटू वॉल्यूम इंटू 0.909। मेरे हिसाब से आंसर 23.65 सही है क्योंकि ये शॉर्टकट तरीके से निकाला हुआ है, इसमें गलती नहीं हो सकती। ये जो हमने कैलकुलेशन किया क्योंकि ये लंबा कैलकुलेशन था, कहीं ना कहीं इसमें मैंने कुछ तो मिस्टेक की है। तो ये एक बार चेक करने दो। $4,730 सही है। सॉरी मेरी ये लिखने में ही गलती है कहीं ना कहीं। कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन गलत नहीं है। आपको करना बस यही है, देखो 20,000 माइनस 15,270 इतना चेंज आना चाहिए। 4,730 यूनिट्स कम होने चाहिए। पहले कितने थे? 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 तो आ रहा है 23.65। मैंने पहले कुछ और गलत किया था। वो 30,000 माइनस 22,905 7,995 डिवाइडेड बाय 30,000। अच्छा इक्वल टू दबाने में गलती हुई थी। इक्वल टू डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100 दैट्स 23.65 और यहाँ भी 23.65 और ये भी आपका आ रहा है 23.65। ये आपने इतना लंबा कैलकुलेशन किया, इससे अच्छा आप ये कैलकुलेशन करते तो आपका आंसर फटाक से आ जाता। 23.65% विल बी द सेल्स वॉल्यूम में सेंसिटिविटी। कम करके देखो और आपका आंसर एनपीवी 0 आएगा फॉर श्योर। अब इसका मतलब क्या है कि सर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? इतना परसेंटेज सेल्स वॉल्यूम अगर एडवर्सली अफेक्ट हुआ, पॉजिटिवली नहीं एडवर्सली अफेक्ट हुआ, तो आपकी एनपीवी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं सर। नेक्स्ट फैक्टर कहा गया इनिशियल आउटले। बहुत ही सिंपल। सेंसिटिविटी इन इनिशियल आउटले इज कंपैरेटिवली इजी। व्हाई? इनिशियल आउटले आज ही हो रहा है ना, आउटफ्लो आज ही हो रहा है 10 लाख का। आप अगर टेबल देखो तो हमारा पर्पस क्या है कि इनिशियल आउटले कितना बढ़ना चाहिए कि एनपीवी 0 आ जाए। अब आप सीधा सीधा कैलकुलेशन लगा सकते हो। एनपीवी भी आज की जो ये दी हुई है 10 लाख भी आज का है। आप 10 लाख में 3,09,800 बढ़ा दो तो आउटले भी 13,09,800, टोटल प्रेजेंट वैल्यू की टोटल भी 13,09,800, एनपीवी 0 आ जाएगी। वही तो पर्पस था। तो इनिशियल आउटले इजीली निकाला जा सकता है सेंसिटिविटी में। अरे यार 3,09,800 से कैश आउटफ्लो बढ़ा दो। कैश आउटफ्लो की बेस वैल्यू थी 10 लाख, वो इतने से चेंज हो जानी चाहिए। तो आपकी एनपीवी आ गई 30.98%। खत्म। सेंसिटिविटी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोजेक्ट की लाइफ।
अब आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी चीज़ सीखने मिलेगी। आपको क्या बताना है, प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम जो है उसमें सेंसिटिविटी कितनी। उसमें सेंसिटिविटी बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हो आप। प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम आपको ऐसा पता करना है जिस पे एनपीवी 0 आती। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था सर जहाँ पे हम लाइफ टाइम निकालते थे जहाँ पे एनपीवी 0 आती थी? एनपीवी 0 आना यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में आपका सारा पैसा रिकवर हो जाना। और लाइफ टाइम में हम उसको कॉन्सेप्ट जो था उसको बोलते थे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जहाँ पे वो नंबर ऑफ ईयर्स जो आते थे वो बताता था कि इतने साल में आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट द एनपीवी 0। हमको और कुछ नहीं निकालना, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। यहाँ पे मैं लूँगा क्यूमुलेटिव फिगर्स में यहाँ आ गया 10 लाख, फिर उसमें से 36,36,00 माइनस करते जाओ, पता चल जाएगा कहाँ तो आपका 0 आ रहा होगा। अरे तो ये आता है 636,400, 140,800 और ये आता है 3,09,800। सो देखो क्यूमुलेटिव में आपका पैसा धीरे धीरे रिकवर होता जा रहा है। सबसे पहले पूरा 10 लाख लगाया था इसलिए 10 लाख रिकवर होना बाकी था। अगले साल जितना रिकवर हो गया वो माइनस कर दिया तो फिर आपका 636,400 रिकवर होना बाकी है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में आपकी एनपीवी 0 आ रही है, क्योंकि सेकंड ईयर के एंड में 1,40,800 और रिकवर होना बाकी था। मतलब तीसरे साल में हमने कितना रिकवर करना चाहिए था? 1,40,800, लेकिन हमने ज़्यादा रिकवर किया 4,50,600, इसलिए आपके रिजल्टिंग फिगर आया। इन दोनों का टोटल करोगे 4,50,600 और -140,800 तो आपका आएगा 3,09,800। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का लाइफ आप निकाल सकते हो, प्रोजेक्टेड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ध्यान दो, यहाँ तक 1,40,800 रिकवर होना बाकी था। कहाँ गया टेबल? 1,40,800 की एनपीवी थी। पूरे साल भर में आपने 4,50,600 रिकवर किया, तब जाके यहाँ पे बैलेंस आया 3,09,800, क्योंकि ये नेगेटिव वाला उसमें एडजस्ट होके फिर पॉजिटिव बैलेंस आया। ठीक है, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, कहीं ना कहीं कोई तो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे एनपीवी 0 आया होगा, वो पॉइंट आपको पता करना है। सो कम से कम सर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ले लो। कम से कम हमारा जो पे बैक पीरियड है वो 2 साल का तो है ही है। अब पूरे 1 साल में हमने रिकवर किया 4,50,600, जबकि रिकवर करना था 1,40,800। खत्म। टू प्लस 2.31 ईयर्स, यानी कि प्रोजेक्ट की लाइफ अभी 3 साल की है, इसलिए एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। सेम चीज़ें दी हुई थी सारी और प्रोजेक्ट का लाइफ दिया होता 2.31 तो आपकी एनपीवी 0 आती। यानी प्रोजेक्ट की लाइफ अगर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? सेंसिटिविटी देखो, मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको। बेस वैल्यू है 3 का अगर 2.31 हो गया तो यानी सेंसिटिविटी कितनी? 23% आ रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेट करता हूँ। 23% मेरी सेंसिटिविटी है प्रोजेक्ट की लाइफ की, यानी कि 23% से अगर मेरे प्रोजेक्ट की लाइफ कम हो गई तो एनपीवी 0 आ जाएगा। यानी कि सब कुछ ठीक है, 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में डाल दिया, पहले साल कैश फ्लो हो गई, दूसरे साल कैश फ्लो हो गई, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो भी प्रोडक्ट मैं बना के मार्केट में बेच रहा हूँ वो मार्केट में आउटडेटेड हो गया, अब लोग उसे खरीदना ही नहीं चाहते। तो मैं सोच रहा था कि 3 साल तक तो कम से कम चलेगा, लेकिन नहीं चला। दूसरे साल से शुरुआत की और 2.31 ईयर, यानी 31 यानी कि मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कितना,
36 कुछ 3 से 4 महीने और चला और अब उसे कोई भी नहीं खरीद रहा और मुझे शट डाउन करना पड़ रहा है। ऐसी नौबत अगर आई तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं, 0 प्रॉफिट पे आप निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि 2.31 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप अपना सिर्फ कॉस्ट रिकवर करते हो। 2.31 से 3 साल तक अगर चलाते तो वो जो बैलेंस पीरियड था वो आपके लिए प्रॉफिटेबल पार्ट था, 3,09,800 वाला। लेकिन अगर आपने वो बिजनेस चलाया नहीं, उस टाइम पे चला ही नहीं, दुकान बंद करनी पड़ी। अगर गलती से 3 साल तो आप एस्टिमेट कर रहे हो, 10 लाख रुपए डाल दिया, पहले साल कैश फ्लो हो गया, दूसरे साल कैश फ्लो हो गया, और आप सोच रहे हो कि 1 साल और प्रोजेक्ट चलेगा, अभी तक तो मैंने अपना पैसा रिकवर किया है, अभी और 1 साल प्रोजेक्ट चलेगा तो मैं प्रॉफिट में आऊंगा, लेकिन अब प्रोजेक्ट चल ही नहीं रहा, आपको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी यहाँ पे। क्यों? दंगे हो गए, इंडिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो गई। आप ऐसा प्रोडक्ट बना के बेचते थे जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते थे, 2 साल बाद में अचानक से ऐसा हुआ सर कि पाकिस्तान में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन खराब हो गए और आपका एक्सपोर्ट पूरा बंद हो गया 2 साल के बाद में। जैसे ही एक्सपोर्ट बंद हो गया आपका धंधा बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट लग गया जो लग गया, खत्म कहानी। अब आपको कोई कैश इनफ्लो नहीं हो रही, यानी आपका प्रोजेक्ट का लाइफ कितना रह गया था? सिर्फ 2 साल, और 2 साल में आपको निगेटिव में वो बंद करना पड़ेगा। सो ऐसा अगर होने के चांसेस है, ध्यान देना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं, ऐसा अगर होने के चांसेस है तो भले ही यहां पे 3,09,800 दिख रहा होगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि जो हम एनपीवी पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं 3,09,800, उसमें ऐसे फैक्टर को कंसिडर नहीं करते कि इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गया तो क्या, गवर्नमेंट बदल गई तो क्या, मेरे घर में शादी हो गई तो क्या, मैं सीएमए पास नहीं हुआ तो क्या। इसकी फिगर लगा सकते हो, मैं अगर सीएमए पास नहीं हुआ तो क्या फिगर का नुकसान होगा, यहाँ पे लगा सकते हो? नहीं। इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गई तो फिगर का नुकसान लगा, मतलब फिगर का पता लगा सकते हो नुकसान कितना हुआ? नहीं सर, वो चीजें इसमें नहीं है अभी। आप तो ये बोल रहे हो 3 साल तक खुशी खुशी चल गया प्रोजेक्ट तो कमाऊंगा, लेकिन 3 साल में आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो बहुत ज़्यादा इस डिसीजन पे भी फ़र्क पड़ेगा। आपका डिसीजन सही होना चाहिए, इसीलिए सेंसिटिविटी एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। भले परसेंटेज मत निकालो, लेकिन ये थोड़ा बहुत सोचो। तो जो क्वेश्चन में बोला था वो हमने निकाल लिया। सेलिंग प्राइस में कितना है, एक बार अपन सारी चीज़ें लिख लेते हैं यहाँ पे। पांच फिगर थी आपकी, 7.88% था सेलिंग प्राइस में सेंसिटिविटी। उसके बाद में 11.83% था यूनिट कॉस्ट में। इसके बाद 23.65% था वॉल्यूम, 30.98% था इनिशियल कॉस्ट आउटले, और 23% प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम। कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है? अगर क्वेश्चन ने पूछा होता तो आप क्या बताते? पता है, आप बताते कि सर मेरा सेलिंग प्राइस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। अब मन में डाउट आएगा। पिछले 2 क्वेश्चन देखे, उसमें सर जो परसेंटेज ज़्यादा था उसको आपने चूज़ किया, यहाँ जो परसेंटेज कम है उसको आप चूज़ कर रहे हो। यस सर, और दोनों सही है, क्योंकि वहाँ सॉल्व करने का तरीका अलग था, यहाँ सॉल्व करने का तरीका अलग है। वहाँ जो चीज़ हम निकाल रहे थे उसकी एग्जैक्ट अपोजिट चीज़ हमने यहाँ निकाली है, तो वहाँ ज़्यादा वाली फिगर ली थी, यहाँ कम वाली फिगर ले रहे हैं। बात समझाता हूँ। ये जो परसेंटेज मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या पता है? इतना परसेंट अगर ये फैक्टर एडवर्सली चेंज हुआ, कम या ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, एडवर्सली बदला तो आपकी एनपीवी 0 आ जाएगी। इसका मतलब सिर्फ 8%, 7.88% के चेंज से ही एनपीवी 0 आ जा रही है। जबकि अगर आप ध्यान दोगे तो इनिशियल आउटले जब तक 30.98% तक बढ़ नहीं जाता, एडवर्सली इफेक्ट नहीं होता, तब तक एनपीवी मेरी नेगेटिव नहीं जाएगी, 0 नहीं जाएगी। और इतना परसेंटेज चेंज होने के चांसेस कम होते हैं, थोड़ा सा चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा चेंज होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो सबसे सेंसिटिव फैक्टर बन गया। तो ये 2 डिफरेंस आप समझना। कहीं भी अगर आपको पूछा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फैक्टर कौन सा, तो दिमाग में रूल मत बैठाओ कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिखेगा वो। उस तरीके से सॉल्व किया जहाँ पे 2.5%, 10% ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, तो एनपीवी का चेंज निकालते थे हम। यहाँ एनपीवी का चेंज का परसेंटेज नहीं है, ये फैक्टर का परसेंटेज है। रूल बनाना है तो एक रूल बनाओ, अगर एनपीवी के परसेंटेज पे डिसीजन लेना है तो सबसे ज़्यादा वाला फैक्टर सेंसिटिव रहेगा, सबसे ज़्यादा चेंज एनपीवी पे जो पड़ता है। अगर फैक्टर की सेंसिटिविटी पे डिसीजन लेना है तो सबसे कम चेंज जिस फैक्टर में होता है, क्योंकि एनपीवी सब में 0 है अभी, तो सबसे कम जिसमें हुआ वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने लायक।
अब थोड़ा सा आपके लिए एक टेक्निकल क्वेश्चन देता हूँ मैं, जो मतलब थोड़ा सा आपके लेवल के पार भी जाएगा और आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा। दिस इज़ योर होमवर्क, उन्नत लिमिटेड वाला। आप आंसर देखेंगे, आपको थोड़ा बहुत उसमें समझ में आ जाएगा। आखिरी में देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे आखिरी में क्या है। ये भी सेंसिटिविटी का ही क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है सर? एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क टू द कंपनी इज 20%। अगर आपको दिख रहा होगा, यानी मैं 20% तक कंपनी रिस्क एक्सेप्ट कर सकती है। इसका मतलब उसके ऊपर रिस्क गया तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है। अब जब ये आखिरी वाला पॉइंट आप यूज़ करेंगे ना, स्लाइड्स में आंसर देखना, आखिरी वाला जब आप पॉइंट यूज़ करेंगे ना, तब आपको क्या आएगा पता है? पुअर वाली कंडीशन में निगेटिव एनपीवी आएगी, यहाँ पॉजिटिव एनपीवी आएगी, यहाँ पॉजिटिव एनपीवी आएगी, और एक्सपेक्टेड एनपीवी आपकी भली पॉजिटिव आएगी। आप एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालोगे, वो पॉजिटिव आएगी, और आप डिसीजन लोगे कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे डिसीजन हम क्या लेंगे इस क्वेश्चन में? ऑल्दो लिख सकते हो, लिखना हो तो, ऑल्दो द एक्सपेक्टेड एनपीवी इज पॉजिटिव बट देर आर 30% चांसेस, देखो प्रोबेबिलिटी अगर देख रहे हो, दैट द एनपीवी कैन गो नेगेटिव। 30% चांसेस है कि एनपीवी नेगेटिव जा सकता है, एंड आर एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क इज ओनली 20%। मैं 20% तक का ही रिस्क ले सकता हूं, लेकिन यहां पे 30% चांसेस है कि मेरी एनपीवी नेगेटिव जाती है। रिस्क किस बात का लोगे कि एनपीवी नेगेटिव चले जाए? 20% तक, 1 से लेके 20 तक अगर पॉसिबिलिटी होती है एनपीवी नेगेटिव जाने की, तो मैं एक्सेप्ट कर सकता था। चल ठीक है यार, इतना तो चांसेस कम है एनपीवी नेगेटिव जाने के, लेकिन 20 से ज़्यादा अगर चांसेस है नेगेटिव जाने के एनपीवी, तो मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क इज 20। इसका मतलब इसके ऊपर गया तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, भले ही फिर पॉजिटिव एनपीवी क्यों नहीं आ रही हो। सो इसमें यही चीज़ लिखेंगे कि प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज द लेवल ऑफ रिस्क इज मोर देन 20%। 20 एक्सेप्टेबल है, यहाँ 30% चांसेस है कि एनपीवी नेगेटिव जाएगी। बस ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, बाकी कैलकुलेशन सारे सेम है। तो एक बार ये खुद सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद ये जो मैंने सेंटेंसेस अभी बोले ना 1-2 मिनट में पीछे, ये वापस से एनालाइज करना, आपको आइडिया आ जाएगा। इसके बाद सर लास्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 21 आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस पे, और ये भी क्वेश्चन हम अभी देखेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है। या तो मैं इस लेक्चर में ले सकता हूँ या तो अगले लेक्चर में ले सकता हूँ, जैसा भी आप चाहें। मैं चाहूँगा कि इसी लेक्चर में ले लें हम। आप पॉज लो, ब्रेक लेता हूँ मैं भी 2 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कंटिन्यू रखता हूँ मैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 21 को, तो आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस पूरी तरह से समझ में आ गया, ये मैं मानूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 एग्जैक्टली अपोजिट है जो अभी तक हम करते आए थे। अभी तक हम सेंसिटिविटी निकालते आए थे, अब क्वेश्चन में सेंसिटिविटी दी हुई होगी और आपको फिगर्स निकालनी पड़ेगी, और अब आएगा असली मजा आपको ये चीज़ करने में। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्साइटेड। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, स्क्रीन विल बी ब्लैक टोटली, सो आप फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं, बट आप भी अगर ब्रेक ले लो तो बहुत अच्छी बात होगी। बाय बाय।
वेलकम बैक एवरीवन एंड एक्सट्रीमली सॉरी दैट मैं 5 मिनट बोल के गया था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि एक हाथ कॉल अटेंड करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। आई होप यू आर फ्रेश नाउ एंड ईजी, लाइक you are fresh and ready to accept, ready to gain some reverse kind of knowledge for the sensitivity analysis. Have a look on this question. The easygoing company limited is considering a new project with initial investment. Easygoing company limited is considering a new project with initial investment for a product survival. There is a kind of a product का नाम ही survival है। easy going company limited एक नया प्रोजेक्ट कंसिडर कर रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसका होगा, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज 16%। अब ध्यान देंगे, IRR एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसपे NPV 0 आती है। 16% NPV 0। सेंसिटिविटी एनालिसिस में भी 0 NPV चाहिए होती है, यानी कि ये वो रेट है जहाँ पे NPV 0 आती है। असली रेट कुछ और होगा, बेस वैल्यू कुछ और होगी, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। हैविंग एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years, financial manager has studied that project with sensitivity analysis and informed that annual fixed cost sensitivity is 7.8416%, whereas the cost of capital is annual sensitivity in cost of capital is 60%, whereas the cost of capital sensitivity is 60%. So cost of capital में 60% की सेंसिटिविटी है और फिक्स्ड कॉस्ट में 7.8416% की है। आपको बाकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 70%, वेरिएबल कॉस्ट इज 60 रुपीज़ पर यूनिट, एनुअल कैश फ्लो इज 57,500। इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। इग्नोर क्या करेंगे सर? डेप्रिसिएशन ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेशन। सो डेप्रिसिएशन भूल जाना है, टैक्सेशन भूल जाना है। अभी तक के सेंसिटिविटी वाले क्वेश्चंस में हमने ये ऑलरेडी भूलते ही आए थे क्योंकि कोई डेटा वैसा दिया हुआ ही नहीं था। कैलकुलेट करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, एनुअल फिक्स कॉस्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, NPV, एनुअल फिक्स कॉस्ट, एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट्स ऑफ सेल्स एंड ब्रेक इवन यूनिट्स। ब्रेक इवन यूनिट्स मतलब जहाँ पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन आता है। क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 5 years आर एज फॉलोज। 8%, 9%, 10% से लेकर 18% तक के एन्युटी फैक्टर्स भी आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले पूछा है उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, NPV क्या है, ठीक है। NPV क्या है ये पूछा है, इसका मतलब NPV की कुछ फिगर्स बतानी है। और फिगर कहाँ आएगी? जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग करेंगे। 16% के IRR से डिस्काउंटिंग करके NPV 0 आती है, पूरे दुनिया को पता है, ज़माने को पता है। अगर 16% से ही डिस्काउंटिंग करके NPV निकालनी होती तो वो 0 ही है। क्वेश्चन में अलग से निकालने नहीं बोला होता, और क्वेश्चन में अगर अलग से निकालने बोला है इसका मतलब यहाँ पे डिस्काउंटिंग हुई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है सर, ध्यान दो, धीरे धीरे मैं बताता हूँ कैसे निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 था ये, अब क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 21। नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 देखा था हमने, 18 तो होमवर्क था आपका। क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो एक होती है सेलिंग प्राइस, फिर होती है वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है, माइनस। अब आएगा आपका टोटल कंट्रीब्यूशन, इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, अगर आपको कॉस्टिंग समझ में आ रहा होगा यहाँ पे तो। और अब आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी को बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्सेशन इग्नोर करना है और डेप्रिसिएशन भी इग्नोर करना है, तो इसी को बोलेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अदरवाइज ये एक के नीचे एक आता, ठीक है। तो अब देखो, हमारी सेलिंग प्राइस जो है
सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो नहीं दी हुई है मिल जाएगी, ठीक है। 60 की आपकी है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और आपको जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो दिया हुआ है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज 70%। अब इसमें अंदाज़ा आपको क्या लिखना है कि 70% का कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन ही होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। इसका मतलब जो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा दैट शुड बी 70% ऑफ द सेलिंग प्राइस। मीन्स ये जो है ये 30% होना चाहिए। तो 60 को अगर 30% से डिवाइड करोगे आप, साठ को अगर 30% से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 200। ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। अब इससे आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 140 आ जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स आई थिंक आपको नहीं दिए हुए है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास में नहीं है, लेकिन जो आपके पास में फिगर है वो है 57,500 का एनुअल कैश फ्लो, 57,500 का एनुअल कैश फ्लो। तो आपने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, इतनी फिगर्स आपकी कवर अप हो गई। अब ध्यान दो, IRR है आपका 16%, देयरफॉर NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट, NPV should be equal to 0 at this IRR. Then present value of cash inflow minus present value of cash outflow should be equal to 0. Here annuity into annual cash flow, ठीक है। annuity into present value annuity factor minus present value of cash outflow यानी कि इन्वेस्टमेंट हम लेंगे यहाँ पे, should be equal to 0. अगर 16% पे डिस्काउंटिंग किया तो NPV 0 आनी चाहिए। एनुअल कैश फ्लो हमको पता है 57,500 यानी 57,500 इज़ द एनुअल कैश फ्लो। और 16% पे आपका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है एन्युटी दैट इज़ 3.274 मल्टीप्लाइड बाय 3.274। इन्वेस्टमेंट हमको निकालना है एंड इक्वल टू 0। सो देयरफॉर investment should be 57,500 into 3.274 that's 188,255। ये है आपका इन्वेस्टमेंट, पहला आंसर। ये तो समझ में आया, ठीक है। 5 साल है ना। एक और चीज़ देखो, ये तो पहला हुआ आंसर। अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझो, एक दो तीन चार पाँच, आपकी एक चीज़ निकल गई यहाँ पे 188,255 का इन्वेस्टमेंट है और हर साल का कैश इनफ्लो जो है वो है 57,500, 57,500। अब आपको पता लगाना है कि एनपीवी कितना। सर अभी तो निकाला एनपीवी 0। अरे वो तो तब निकाला ना सर कि 16% पर डिस्काउंटिंग किया, तो हमारा रेट 16% है ही नहीं, हमारा रेट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। सेकंड, अब निकालेंगे हम सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ध्यान दो, एनपीवी बेसिकली निकालना है अपन को। तो IRR है 60%, सॉरी 16% एंड सेंसिटिविटी इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 60%। यानी जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो 60% से अगर हम बढ़ा दें तो एनपीवी 0 आ जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो कुछ एक फैक्टर है, ये अगर 60% से बढ़ गया तो एक और रेट आएगा और इस रेट पे एनपीवी 0 आनी चाहिए और ये रेट और कुछ नहीं IRR होता है। ढंग से लिख के बताता हूँ, चलो कॉन्सेप्ट समझो क्या है।
ये है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमको नहीं पता, लेकिन इसमें आप 60% ऐड करते हो सेंसिटिविटी, तो आपका एक रेट आता है जिसको हम कहेंगे IRR, जिस पे NPV ज़ीरो आती है। सेंसिटिविटी मतलब जो फाइनल जो भी आंसर आ रहा है उस पे NPV ज़ीरो आनी चाहिए। और अब आपको ये IRR पता है कि 16% है। निकालना क्या है सर? निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिससे आप NPV निकाल सको। अल्टीमेटली NPV निकालना है, NPV निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 60% से बढ़ाने के बाद IRR 16 आता है, जिस पे NPV ज़ीरो आती है। बताओ, अब धीरे धीरे पीछे आओ। NPV ज़ीरो 16% पे आई, तो 16% कब आया? जब 60% से कोई एक फिगर बढ़ा दी गई। 60% से कोई एक फिगर बढ़ा दी गई। पहले 100% था, अब वो 160 हो गया होगा। तो आपको करना बहुत ही सिंपल है, 16 डिवाइडेड बाय 160%, सो ये आता है 10। यानी कि पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था सर? आपका पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल था 10%। 10% में 60% ऐड करने के बाद वो 16 हुआ। 16 पे IRR, NPV ज़ीरो। अब 10% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो NPV कितनी? सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू, ऐसे निकालेंगे इसको, चेंज इन sensitivity of the cost of capital can be written like this: percentage change in cost of capital, KO, 16 minus KO divided by KO should be equal to 60% and KO is equal to 10%. ठीक है? So therefore NPV is equal to annual cash flow into present value annuity factor at 10% minus initial outlay. So annual cash flow क्या है सर? Annual cash flow is 57,500 और 10% से एन्युटी फैक्टर आएगा 3.791। एक बार चेक कर लेते हैं। 10% से फैक्टर देखो 3.791 आ रहा है, माइनस इनिशियल आउटले आप पहले निकाल चुके हो जो कि 188,255 है। तो आपका NPV आ जाता है रियल वाला 29,728। खत्म। दूसरी फिगर आ गई आपकी। क्या क्या आ गया है? ये आ गया, ये आ गया। सबसे बड़ी बात अब शुरू होती है एनुअल फिक्स कॉस्ट की। एनुअल फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी ही सिर्फ हमको दी हुई है क्वेश्चन में 7.8416%। थर्ड, ये निकालना है हमको। अब ध्यान दो, हमारे पास में ये एक टेबल दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस 200, वेरिएबल कॉस्ट 60, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 60, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 140 आ गया। नंबर ऑफ यूनिट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है आई थिंक। कंट्रीब्यूशन कुछ तो आएगा और फिक्स कॉस्ट कुछ तो होगी, माइनस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अभी 57,500। इसको ना मैं एक बार इधर अगर निकाल वापस लिख लूँ तो सही रहेगा। ध्यान दो, अभी की सिचुएशन क्या है वो बताता हूँ मैं। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आपका आएगा प्रॉफिट या कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं अभी, ठीक है।
क्योंकि हमको टैक्स वगैरह और डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है। अभी की सिचुएशन इस तरह से है कुछ 200 माइनस 60 तो 140 और यहाँ आता है आपका 57,500। अब एक चीज़ क्लियर है सर आपकी, अगर आपको कंट्रीब्यूशन पता होता ना, अगर आपको कंट्रीब्यूशन पता होता तो कंट्रीब्यूशन और CFAT का जो डिफरेंस है वो फिक्स कॉस्ट आ जाती है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता ये वाला कि एनुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है। ठीक है, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास ना ही कंट्रीब्यूशन ना ही फिक्स कॉस्ट है, दोनों में से एक तो होना। ठीक है, नहीं सॉल्व हो रहा। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी 7.8416% है। वापस आते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 57,500 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर किया था मैंने, जो कि आया था 3.791। ठीक है, और इस पे हमारी फिगर कितनी आती है, दैट्स 217,983 217,983। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इसमें से अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर दो जो कि है 188,255। ठीक है, तो आपकी एनपीवी आ रही थी सर 29,728। अब ध्यान देना, सेंसिटिविटी की बात करते हैं। सेंसिटिविटी का परसेंटेज ये बताता है कि अगर फिक्स कॉस्ट मेरी 7.8416% से बढ़ गई होती तो एनपीवी जीरो आती, ये चीज बताता है। फिक्स कॉस्ट मेरी 7.8416% से बढ़ गई होती तो मेरी एनपीवी कितनी आती, जीरो आती। अब नया डेटा देखो मेरा, एनपीवी आपकी कितनी आनी चाहिए, जीरो, ये तो समझ में आ रहा है, नए वाले फिक्स कॉस्ट। और यहाँ से फिक्स कॉस्ट में बढ़ोतरी कितनी होनी चाहिए, 1.7846%, इतना ही है ना, 1 पॉइंट ही है ना, नहीं 7.8416%। 7.8416% से अगर बढ़ गया होता तो एनपीवी जीरो आती नीचे में, यही बोलने का मतलब होता है सेंसिटिविटी का। ठीक है, आउटफ्लो बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, 188,255। अगर कैश आउटफ्लो नहीं बदलेगा, ये आपको समझ में आ गया, यानी इनफ्लो की भी टोटल 188,255 आनी चाहिए थी, तभी जाके तो एनपीवी जीरो आएगा। और कोई ऑप्शन है, इसके अलावा एक भी ऑप्शन नहीं है। आउटफ्लो नहीं बदलेगा। एन्युटी फैक्टर बदलेगा क्या, एन्युटी फैक्टर नहीं बदलेगा। डिस्काउंटिंग रेट पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, कुछ नहीं बदलता सिवाय फिक्स कॉस्ट के और फिक्स कॉस्ट की वजह से पड़ने वाले इम्पैक्ट पे, मतलब और चीज़ों पे। सो 3.791 ये भी रहेगा, ध्यान देना बहुत ही ध्यान से। ठीक है, यानी कि अब उल्टा जा रहे हो आप, जीरो एनपीवी के लिए आउटफ्लो 188,255 है तो इनफ्लो भी 188,255 चाहिए, जिसका एन्युटी फैक्टर है 3.791। देखो 57,500 को 3.791 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है। अब 188,255 को 188,255 डिवाइडेड बाय 3.791 करो, तो आपको आता है यहाँ पे 49,658। ये क्या है, 49,658 एक ऐसी फिगर है, अगर आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 57,500 की जगह 49,658 आ जाए तो नीचे में देखो एनपीवी जीरो आ रहा है। ठीक है, यानी कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 57,500 से 49,658 पे गिरना चाहिए। कितना गिरना चाहिए, डिफरेंस देखो, $7,842, सॉरी 7,842 रुपीज से गिरना चाहिए। 7,842 माइनस 7,842, 7,842, 7,842 रुपीज से अगर मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स गिर जाता है तो एनपीवी जीरो आ जाएगा। ठीक है सर, अब आना ऊपर से आओ, आपको सिर्फ फिक्स कॉस्ट में सेंसिटिविटी चाहिए थी। सेलिंग प्राइस तो पहले भी 200 थी, ये भी 60 था, ये भी 140 था। यूनिट्स भी नहीं बदलेंगे, अब यूनिट्स भी जो थे वो थे, तो यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूशन था सेम यहाँ पे आएगा। आ रही बात समझ में, अभी भले जो भी हो,
जो भी कंट्रीब्यूशन था सेम वहाँ पे आएगा, ये मानते हो आप? देखो अब आप ध्यान से देखना, ये जो सेम वाली फिगर है ये तो फिगर सेम आ गई, मतलब ये फिगर नहीं बदल रही तो इसके नीचे वाली बदलनी पड़ेगी, तभी तो आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बदलेगा। अगर ये 10 रुपये है और ये 5 रुपये, जो भी होगा, अभी तो ले नहीं सकते ना, फिगर ही नहीं है। 57,500 से अगर 49,658 पे जाना है तो बताओ कौन सी दो फिगर बदलनी चाहिए? या तो कंट्रीब्यूशन बदलेगा या तो फिक्स कॉस्ट बदलेगी, और हमने बोला कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा, यानी कि आपकी सिर्फ एक ही फिगर बदलेगी, वो है 7 फिक्स कॉस्ट, जो कितने से बदलनी चाहिए? 7,842। यानी कि ये 7,842 से अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, जो भी अभी है उससे अगर फिक्स कॉस्ट 7,842 से बढ़ गई, तो मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 49,658 आ जाएगा और उससे एनपीवी 0 आ जाएगा। सो बहुत ही सिंपल। सेंसिटिविटी इन फिक्स कॉस्ट इज नथिंग बट चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेस फिक्स कॉस्ट। ये है मेरा 0.0748, मेरा परसेंटेज में दिया ना 482, मैं 4 डिजिट में ख़त्म कर दूँगा, 5 डिजिट। चेंज कितना होना चाहिए सर? 7,842 से फिक्स कॉस्ट बढ़ना चाहिए और बेस फिक्स कॉस्ट जो है वो नीचे रहेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को। तो आपका आंसर आता है कि सर आपकी ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपीज़ थी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 लाख रुपए आपकी ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट थी, ठीक है। अब यही 1 लाख को यहाँ पे 1 लाख रुपए ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट थी, ये मानते हो आप, ठीक है। अब 1 लाख रुपए अगर ओरिजिनल थी तो मैं बोल सकता हूँ 1,57,500 मेरा कंट्रीब्यूशन था, तभी तो 57,500 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया है। और हम बोल रहे कि ये 1,57,500 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ये क्यों बदलेगा? फिक्स कॉस्ट में सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं सर, तो इसका मतलब इसको बदलना पड़ेगा 1,07,842 और आपकी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कम होगी, धीरे 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 एनपीवी कम होगी। आई बात समझ में? सो दैट इज व्हाट द सॉल्यूशन इज। इतना झामल झामल है, ये समझना बहुत ही दिक्कत। पहले ऐसे आए, फिर ऐसे जाके, फिर ऐसे गए, तब जाके आपका कुछ आंसर निकला। चौथी चीज, एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट्स ऑफ सेल्स। यूनिट्स निकालने हैं ना अपन को, ध्यान दो। अब मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं यहां से। कंट्रीब्यूशन क्या है सर? फिक्स कॉस्ट प्लस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, एनुअल फिक्स कॉस्ट। तो आप देखोगे तो 1 लाख का तो फिक्स कॉस्ट था, बेस वैल्यू 57,500 मेरा ये था कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, तो आता है 1,57,500, ठीक है। कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल्स, यूनिट्स कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो 1,57,500 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे। अरे बहुत ही सिंपल, ये इतना सा ध्यान में रखो, सिर्फ बीच का आपको फिगर निकालना है, ये यूनिट्स वाला। 1,57,500 ये फिगर है, 140 का कंट्रीब्यूशन है। नहीं निकाल सकते? बहुत आसान है सर। $1,125 एनुअल यूनिट्स मैं इतना बेचता हूँ। लास्ट बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा? ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द प्रॉफिट और लॉस इज ज़ीरो। अब प्रॉफिट और लॉस ज़ीरो लाने के लिए इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी फिगर है ना, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स,
ये ज़ीरो आनी चाहिए, यानी 57,500। और बीईपी का बहुत ही आसान सा एक वो होता है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए इतना आपको यूनिट्स बताना है। सो बीईपी का एक फॉर्मूला होता है, दैट्स फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स तो निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपकी फिक्स कॉस्ट जो आपको रिकवर करनी है जो वो है 1,00,000 की, ठीक है, और आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 140 का दिया हुआ है। यानी कि अगर आप 714 यूनिट्स बेचते हैं तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में आप आ जाएंगे। मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। ये कॉस्टिंग में आपने सीखा ही होगा पक्के से, नहीं तो भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से कुछ नॉलेज लेके आना ही था सर। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेक इवन करते हो, यानी आप अपना पूरा खर्चा निकाल लेते हो। पूरा खर्चा आप कहाँ निकालोगे सर? जब आपका ये पॉइंट ज़ीरो आएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और इसके ऊपर थी फिगर 1,00,000 की, तो कम से कम कंट्रीब्यूशन भी 1,00,000 का होना चाहिए। और कॉस्ट पर यूनिट थी हमारी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 140, और क्वेश्चन ने ये पूछा कि बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कितने बेचने चाहिए, तो ये 1,00,000 को 140 से डिवाइड कर दो। अब ये 1,00,000 कहाँ से आए? फिक्स कॉस्ट वाले, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन या टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपका आंसर आ गया कि इतने यूनिट्स अगर मैं बेचूं तो मेरी फाइनल ये जो फिगर है ये ज़ीरो आएगी। ब्रेक इवन इसी को बोलते हैं कि ज़ीरो प्रॉफिट और लॉस। इसके ऊपर आप जितना भी बेचोगे वो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होता जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर क्वेश्चन। सबसे डिफिकल्ट पार्ट था फिक्स कॉस्ट को समझना, ऐसा और फिर ऐसा एनपीवी ज़ीरो आनी चाहिए। धीरे 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 फिर आप ऊपर जाते जाओगे और फिर आंसर लिखते जाओगे। अब मैं इसके सारे आंसर यहाँ पे आपको लिख देता हूँ एक बार। सबसे पहले आपका एनपीवी तो ठीक है, एनुअल फिक्स कॉस्ट एनपीवी 188,255 आया था, तो ये फिगर है आपकी 188,255। एनपीवी जो है वो आई थी 29,728। एनुअल फिक्स कॉस्ट 1,11,25 और लास्ट में 740। यूनिट्स रुपीस रुपीस रुपीस, ठीक है सर। हो गया ख़त्म क्वेश्चन। सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 21 ख़त्म हो गई। आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी इजी है, सिनेरियो एनालिसिस पे ये क्वेश्चन है, तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, ये सारे होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 25 पे होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या प्रोबेबल एनपीवी निकालनी है, प्रोबेबल की जगह आप वर्ड चेंज कर दो एक्सपेक्टेड एनपीवी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में वर्स्ट केस और बेस्ट केस एनपीवी निकालनी है। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऐसा देख चुके हैं जिसमें वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस एनपीवी निकाली थी, और इसके बाद में बताना है कि स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द वर्स्ट केस इफ द कैश फ्लोज आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ये भी आपको आंसर देख के समझ में आ जाएगा कि जैसे आप बेस्ट केस वर्स्ट केस निकालोगे ना, तो वर्स्ट केस पे डिपेंड करता है कि वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वर्स्ट केस की वो आएगा आपका तकरीबन, प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे ये है 10%। ये वर्स्ट केस आएगा पहला वाला, क्योंकि सबसे कम यूनिट आप यहाँ पे बेच रहे हो। क्वेश्चन नंबर 25 से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ही सारा का सारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्साइटेड। बाय बाय।